नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल है, पहले श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे और अब 350 करोड़ की लागत से बने अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों बाद करने जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है, और मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं ये बाकी एयरपोर्ट से अलग कैसे है? पहले तो अमीश, आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार और प्रणाम। अयोध्या में जो एयरपोर्ट का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों के द्वारा परसों होने जा रहा है जी, ये एक ऐतिहासिक दिन है। केवल अयोध्या के लिए नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, लेकिन पूर्ण देश के लिए। भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व अयोध्या को विश्व के साथ जोड़ने का ये कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाया जा रहा है। और जो अयोध्या का एयरपोर्ट का संदर्भ आपने दिया, ये एयरपोर्ट एक साधारण एयरपोर्ट नहीं है जी, लेकिन भगवान राम के मंदिर की कला भी इस एयरपोर्ट में एक दृष्टि देखने को मिलती है। बाहर पूर्ण एयरपोर्ट मंदिर के स्वरूप में ही बनाया गया है। एयरपोर्ट के अंदर भगवान श्री राम की जीवन के कई दृश्य अलग अलग तरीके के कला के रूप में और पेंटिंग के रूप में दर्शाए गए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी यात्री अयोध्या आएंगे, जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा थी कि एक विमानतल एक पहला परिचय होता है उस शहर का, तो हमें भारत की संस्कृति, भारत की प्रभुता, भारत की इतिहास का एक झलक उस हर एक एयरपोर्ट में दिखना चाहिए। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो कोल्हापुर हो, चाहे वो जबलपुर हो। और यही हमारी कोशिश पिछले 2.5 वर्षों से हुई है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता इस प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को देखकर जरूर अवश्य प्रसन्न और पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होगी। जी, लेकिन अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? श्री राम के नाम पर होगा, वाल्मीकि जी के नाम पर होगा, किसके नाम पर होगा? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सिंधिया जी? एयरपोर्ट का नाम का निर्णय प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट के द्वारा किया जाएगा। जब वो निर्णय लिया जाएगा तब आपको सूचित किया जाएगा। जी, यानी आप अभी उसका खुलासा नहीं करना चाहते। एज यूजुअल जो बीजेपी का स्टाइल रहता है, इस सरकार का स्टाइल रहता है, सरप्राइज ही आएगा वो भी। चलिए, एक और सरप्राइज ये है कि एक तरफ तो अयोध्या में प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म धोखा है। और एक उनके सांसद है, वो कहते हैं ये तो गम का दिन होगा 22 जनवरी का। देखिए, जिन लोगों को भारत की आध्यात्मिक शक्ति, भारत की धार्मिक शक्ति, भारत की 10 से 15 हजार साल पुरानी इतिहास और संस्कृति और धर्म के प्रति निष्ठा न हो, उनके बारे में हम जितना कम कहें ज्यादा अच्छा होगा। भारत की मान्यता आज विश्व पटल पर है जी, केवल आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरी है। आज 5वीं बड़ी सबसे आर्थिक शक्ति है और तीसरी टर्म में मोदी जी की गारंटी है कि तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगी जी। और भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी विश्व पटल पर उभर चुकी है। कौन सा वो साल या वो समय था जब 130 देशों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में योग का पूर्ण
प्रचलन एक साथ में मिलकर किया हो। इंटरनेशनल योगा डे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। भारत की अखंडता, एकता, धार्मिकता, संस्कृति की क्षमता, आध्यात्मिक शक्ति की क्षमता पूर्ण विश्व मान चुकी है। लेकिन और कई लेकिन अगर कोई लोग कि देश के अंदर ही जी भारत की इस संस्कृति पर, भारत की शक्ति पर प्रश्न उठाते हैं और नीचा दिखाने का काम करते हैं, तो उनको अपना स्थान दिखाने का काम देश की जनता स्वयं कर देती है। जी, लेकिन ऐसा हो गया है कि न्योता जिसको मिला वो जाने को तैयार नहीं है, जिसको नहीं मिला वो कह रहा है हमें न्योता नहीं मिला। और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसको अपना एक इवेंट बना लिया है। बीजेपी राम मंदिर का पूरा क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है, जबकि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बन रहा है। सीताराम येचुरी को न्योता मिला, लेकिन सीताराम जी राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस पर जाना नहीं चाहते। जिनके नाम में ही राम हो जी, वही स्वयं न जाना चाहें, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? अमीश, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, न बुलाया तो हमको क्यों नहीं बुलाया, बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। तो देश की जनता इन सभी को सबक सिखाएगी, आप चिंता न करें। ये देश का दिन है, और मैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ये देश का दिन नहीं है, ये तो विश्व का दिन है, क्योंकि 140 करोड़ जनता तो देश के अंदर है। लेकिन हमारी जितने भी हमारे एनआरआईज हैं जी, और जितने भी भारत के शुभचिंतक हैं पूरे विश्व में, वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और ये तभी संभव हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों के सपने को अपना संकल्प बना दिया और अपने उस संकल्प को लेकर सिद्धि तक ले चुके हैं। 75 वर्षों का इंतजार करना पड़ा राम मंदिर संभव हो पाने के लिए। 75 वर्षों का इंतजार करना पड़ा 370 हटाने के लिए। 75 वर्षों का इंतजार करना पड़ा मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का न्याय दिलाने के लिए। ये अगर हो पाया है तो न्याय वाली सरकार अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। लेकिन एक आपने एनआरआई की बात करी, तो एक कांग्रेस के एनआरआई है जिनका नाम है सैम पित्रोदा। उनका कहना है कि पूरा देश राम मंदिर पर अटक गया है। प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा समय अपना मंदिरों में बिता रहे हैं पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, और वो इसको देखकर बहुत परेशान है। उनका बयान आया है लेटेस्ट। तो कांग्रेस के लोग तो परेशान होंगे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अटूट विश्वास भारत की धार्मिक शक्ति में है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति में है, और दूसरे तरफ जी धार्मिक पर्यटक हैं जो केवल चुनाव के समय में एक मंदिर से दूसरे मंदिर में मन्नत मांगने पहुंच जाते हैं जी। तो भगवान भी जानते हैं कि कौन सच्चा श्रद्धालु है और कौन नकली है, और भगवान अपना आशीर्वाद भी केवल सच्चे श्रद्धालु को देते हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे सिंधिया साहब यही है कि आप कह रहे हैं कि आशीर्वाद जो है वो सच्चे श्रद्धालु को देते हैं। अभी आपको 3 राज्यों में बड़ा आशीर्वाद मिला है। मध्य प्रदेश, जहां जो आपका गृह प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, एक बड़ा आशीर्वाद मिला है। लेकिन उस चुनावी नतीजे के बाद राहुल गांधी ने तय किया है कि वो 14 जनवरी से मणिपुर टू मुंबई से एक भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं ये सामाजिक यात्रा है, ये इंसाफ दिलाने वाली यात्रा है, और कांग्रेस कहती है कि ये यात्रा मोदी को उखाड़ फेंकेगी। देखिए, जो लोग भारत जोड़ो यात्रा निकालने निकले थे जी, और कहते थे कि मोहब्बत की दुकान है, पर उनके मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान था, और जनता ने उनको जवाब दे दिया। अब भारत न्याय यात्रा निकालना चाहते हैं, तो जो लोग वो करना चाहते हैं वो करें। हमें देश को बनाने का काम करना है, हमें गरीबों का उत्थान करने का काम करना है,
हमें देश को विश्व गुरु में हमें परिवर्तित करना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हम सकारात्मक सोच के साथ निकल पड़े हैं और प्रधानमंत्री जी को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, न रुकते हैं न झुकते हैं जब तक सपने को संकल्प में परिवर्तित करके संकल्प को सिद्धि तक न ले जाते हैं। तो आपको भी विश्वास है, देश की जनता को भी विश्वास है, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी उसी संकल्प से सिद्धि का सफर का एक अभिन्न भाग है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी। जी मेरा एक और सवाल है। मेरा एक अभी 2 सवाल और है, तो थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि भाषा की बात हुई तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर एक टिप्पणी करी थी चुनावों के दौरान, और जब वर्ल्ड कप मैच भारत फाइनल का हार गया था, बहुत अच्छा खेली भारतीय क्रिकेट टीम, क्रिकेट के आप बहुत स्ट्रांग बिलीवर हैं, जो शब्द बोला था मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। क्या आपको लगता है कि भाषा की मर्यादा समाप्त हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस की भाषा की मर्यादा तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, और मैंने सदैव कहा है कि जिस भाषा की मर्यादा की समाप्ति कांग्रेस ने की है, कांग्रेस की समाप्ति भी जनता ने तय कर ली है जी, और वही चुनाव के नतीजे भी में स्पष्ट हो गया है। मैंने भी कहा था कि किसी को कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ही जवाब देगी, और जनता ने स्पष्ट जवाब दे दिया। जनता ने जवाब दे दिया, लेकिन प्रियंका गांधी ने आप पर भी एक बहुत पर्सनल टिप्पणी करी थी, और आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बहुत सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया था, जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था अमीश जी कि जनता उनको अपना कद का एहसास करवा देगी, और नतीजे ने उनको अपना कद का भी एहसास करा दिया। जो यूपी की जनता ने उनको अपना कद का एहसास यूपी में करा दिया था, जब 80 में से 1 ही सीट जीते थे जी, और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को नहीं जीत पाए थे कांग्रेस के, तो उनको अपना कद का एहसास यूपी में हो गया और मध्य प्रदेश में हो गया। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरा आखिरी सवाल, अभी उठिए मत, आखिरी सवाल है, एक और सवाल है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिक्स है वो मोदी विरोध और बीजेपी के विरोध में है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है, नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? देखिए, I.N.D.I. जी A. की गठजोड़ जनता विरोधी है, और जो जनता विरोधी है ये गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, इसको भी जवाब मिलेगा अप्रैल के माह में। अप्रैल के महीने में आप कह रहे हैं इसको जवाब मिलेगा, लेकिन एक बात बताइए कि आपको उम्मीद थी कि इस बार 150 पार मध्य प्रदेश में हो जाएगा और मोहन यादव सीएम बन जाएंगे? मैंने सदैव कहा था, आपसे भी कहा था, और आपके द्वारा आपके हर भाई बहन से भी कहा था कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिलेगी। पर 150 सीटों का लक्ष्य है। जब मैंने कभी भी अपने राजनीतिक इतिहास में कितने सीट मिलेंगे अनुमान कभी भी नहीं लगाया है। आप मेरे रिकॉर्ड्स भी चेक कर लीजिए, पर मैंने कहा था कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। जो आशीर्वाद जनता ने दिया है, उस आशीर्वाद के लिए मैं जनता को अपने तरफ से प्रणाम करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जिसने तन मन लगाकर खून पसीना एक करके ये संभव कराया है, उनको भी मैं नमन करता हूं। इस समय बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय करोड़ों दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति की जो मिमिक्री की गई